द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हमेशा इसी मूड में एपिसोड की शुरुआत करती हूं कि शायद मैं कुछ पूछूं और प्रोफेसर साहब के पास उसका जवाब नहीं हो। मेरे को हमेशा ऐसा ही लगता है कि जैसे प्रोफेसर साहब के पास जो जवाब हैं वो सिर्फ जवाब नहीं है, वो ज्ञान का भंडार है। मैंने हमेशा यही जानना चाहा आपके लिए, अपने लिए, कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा। और इन सब सवालों के जवाब, आप यकीन मानिए, किसी की भी ज्ञान की सीमा होती है। आप किसी से कोई सवाल कीजिए तो ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर को हर बीमारी के बारे में पता ही हो। ज़रूरी नहीं, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में प्रोफेसर साहब से पूछा था कि हर जो एस्ट्रोलॉजर है क्या वो वास्तु जानता है। उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो लेकिन मतलब मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं प्रोफेसर साहब से जिस भी चीज़ के लिए पूछ रही हूँ, ज्योतिष से, वास्तु से लिंक रखती हुई, ग्रहों से लिंक रखती हुई, कुंडली से लिंक रखती हुई, ज़िंदगी से लिंक रखती हुई, वो उसका जवाब जो है वो दे रहे हैं। वो कैसे दे पा रहे हैं? तो फिर आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कठिन सवाल लेके जाऊं, हो सकता है उनके पास जवाब नहीं हो। ऐसा नहीं है कि उनके पास जवाब नहीं होगा और हम यहाँ पे एडिट कर देंगे। ये बहुत ईमानदार तरीके का एक शो है और जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही आपके सामने आता है। और मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगी कि जैसा ये एपिसोड जा रहा है ये वैसा ही जाए, इसमें किसी भी तरह का कोई कट नहीं लगे। लेकिन इससे पहले आपको ये गुजारिश करनी है कि नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से मिल सकते हैं अगर आप उनसे प्यार करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। एल्स बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, बहुत सारे अच्छे ज्योतिष जो हैं वो आपके पास हैं, आपके घर के पास हैं, आपके मोहल्ले में हैं, आपके शहर में हैं, आपके गांव में हैं। आप उनके पास जा सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए ज़रिया तो एक ही है। नीचे नंबर जो लिखे गए हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। कॉल करके बातचीत नहीं कर सकते हैं, कॉल करके मिलने का समय ले सकते हैं और फिर मिल के आके एक तो पॉजिटिविटी ले सकते हैं, दुखों का निवारण करा सकते हैं और फिर उनके दोस्त भी बन सकते हैं। प्रोफेसर साहब दोस्त बहुत कमाल के हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपके पास हर चीज़ का जवाब है। आज मैं जो सवाल सोच के आई हूँ वो बहुत मेरे हिसाब से कठिन है, आपके लिए देखते हैं कैसा है। आपने पिछले एपिसोड में कहा था और हमने भी दर्शकों से वादा किया था कि वास्तु अभी पूरा नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें आपके घर को सुखी करने के लिए हमें करनी है, तो उसी पे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। आपने बोला कि छोटी छोटी चीज़ों से वास्तु को ठीक किया जा सकता है अगर कोशिश की जाए। कोशिश की जा सकती है कि आपको बाथरूम तुड़वाना ना पड़े, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़े, खर्चा ना हो और वास्तु ठीक हो जाए। तो आप ये बताइए, अगर 3 दरवाजे एक ही साथ बने हुए हैं, उनको अगर तुड़वाने की बारी आ जाती है कि इनको तुड़वा दो, क्योंकि आपने पिछली बार में कुछ दिशाओं की, द्वारों की भी बात की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर उसका तो कुछ हो भी नहीं सकता। आप क्या करेंगे? दरवाजे के ऊपर पेंट करवा देंगे या दरवाज़ा, मतलब अगर तोड़ेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा फिर? बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी आपने कि 3 दरवाजे एक लाइन में हो तो उसका क्या कर सकते हैं। कोई हल नहीं है, बहुत कठिन सवाल है ये सब के लिए कि 3 दरवाजे एक लाइन में हो और बिना तोड़े फोड़े उसको ठीक किया जाए तो करो ठीक। वैसे मेरे ख्याल में इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा और आपको जवाब मिलेगा साइंटिफिक रीजन से और सिर्फ 200 रुपये में वो ठीक कर सकते हैं, शायद इससे भी सस्ते में। पहले प्रोफेसर साहब माफ़ी चाहूँगी, टोक रही हूँ। एक दर्शकों को सबको ये भी नहीं पता होगा कि 3 दरवाजे एक साथ होने का नुकसान क्या है। पहले आप नुकसान भी बता दीजिए साथ में। 3 दरवाजे, जैसा कि मान लीजिए आपका मेन गेट के सीधा एंटर करते ही आपका जो सीधा ड्राइंग रूम का दरवाज़ा आता है जहाँ से एंट्री होती है वो गेट,
और उससे सीधा ही बेडरूम का गेट, और उससे पीछे वाला दरवाज़ा भी 4 गेट हो जाए या 3 गेट एक साथ हो जाए, उससे नुकसान क्या होता है? उसमें घर में लक्ष्मी नहीं होती। कभी भी पूरी लाइफ घर की स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास खत्म हो जाता है। सुनिए बहुत ध्यान से, नुकसान क्या होता है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं कर पाएगा। लेकिन आज पुनीत जी ने चैलेंज किया तो सबको बता दूं, हल कितने आसान होते हैं, लेकिन हम उस आसान हल को ढूंढते ही नहीं। किसी किताब में नहीं लिखा इसका हल, ढूंढिए, किसी किताब में नहीं लिखा भी इसका क्या हल है। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इतना आसान हल होता है। बता दूं एक लाइन में, चलो सुनिए। डोर क्लोजर लगा दीजिए, एक दरवाज़ा बंद रहेगा, दोष खत्म रहेगा, बस। मुझे लगा था कि इसका जवाब नहीं होगा, या आप यही कहेंगे कि इसका कोई हल ही नहीं है। क्योंकि एक दरवाज़ा हमेशा बंद रहना चाहिए। अरे भाई, बीच के दरवाजे में डोर क्लोजर लगा दीजिए, हमेशा दरवाज़ा बंद रहेगा, जब भी खोलेगा फिर बंद हो जाएगा, जब भी खोलेगा फिर बंद हो जाएगा, दोष खत्म हो जाएगा। मेरे उपाय तो ऐसे ही होते हैं, सबको मैं बताता हूँ। बहुत आसान है वास्तु को ठीक करना, लेकिन हमने कभी किया ही नहीं। किसी किताब में नहीं लिखा भी डोर क्लोजर, तब जब किताबें लिखी गई थी डोर क्लोजर नहीं होते थे। अरे भाई, ये कलयुग है, दिमाग लड़ाइए, थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए भी, किस तरफ से कैसे ठीक किया जा सकता है। जब किताबें बनाई गई थी उस वक्त तो दरवाजे भी ऐसे नहीं हुआ करते थे। आज आप 21वीं सदी में बैठे हो, 21वीं सदी के साथ ही वैसे ही वास्तु को ठीक कीजिए, ना कि सतयुग की किताबें पढ़िए। 500 साल पुरानी किताब पढ़ रहे हो और बैठे हो 21वीं सदी में, उसको 500 साल पुरानी, जैसे कि पुरानी किताबों में लिखा है, चलते पानी में 100 मटका चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, 27 मटके चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए। वही लोग चले हुए हैं धक्के खाने के लिए, 27 मटके दिन रात। उसके पीछे रीज़न क्या हुआ था पता था? चलो साइंटिफिक रीज़न से बता दूं, क्योंकि मेरी बातें जब तक साइंटिफिक रीज़न से नहीं चलेगी पता नहीं चलेगा। तब लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। ये 1800 कुछ की बात है या 1947 से पहले की बात है, जब हमारे दादा परदादा भी यही किया करते थे। मैं बहुत कहते हैं गरीब घर से पैदा हुआ हूँ। क्यों किया करते थे? जो कुम्हार से मटके बनते थे वो लेकर गांव में बेचने जाते थे। उस मटके में जितना गेहूं आता था, सुनिए, वो लोग, पुराने लोग, मेरे को बुज़ुर्ग क्यों प्यार करते हैं पता है? क्योंकि मैं बुज़ुर्गों की बात बहुत करता हूँ। लेकिन कुछ लोग बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, उससे मैं नफ़रत करता हूँ। अपने बच्चों से प्यार कीजिए भाई, मैं भी आपका बच्चा हूँ। अगर आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, इसका मतलब आप मेरे को प्यार नहीं करते। इसका मतलब आप मेरे प्रोग्राम सुनने के योग्य नहीं हो, क्योंकि मैं रिश्तेदारियों को ठीक करता हूँ, रिश्तों को ठीक करता हूँ। कुछ बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो सांप बन के जायदाद के ऊपर बैठे हुए हैं और बच्चों को देते नहीं हैं। चलो जायदाद मत दीजिए, आशीर्वाद ही दीजिए। आपका आशीर्वाद भी उनकी जायदाद से कम नहीं है, दिल से दीजिए। आपको पता नहीं, जो माँ होती है वो भगवान होती है। आजकल तो चलो कहनी नहीं बात चाहिए ऐसी बातें, मेरी बातें आगे की आगे चली जाती हैं। पहले ऐसे हुआ करता था, कुछ एक मटके में जितना गेहूं आता है, गेहूं लिया करते थे और मटके दिया करते थे। पहले ऐसे हुआ करता था। पहले पैसों की वर्थ तो बहुत कम हुआ करती थी, चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जाती थी। पहले ऐसे हुआ करते थे, बोली लगा करती थी बंदों की, ये बंदा जी ये हमारा मजदूर है, ये आप ले जाओ, इसकी बोली लगा करती थी। इसके बदले में आप क्या देते हो? आपको एक गाय देते हैं, बंदे के बदले में गाय मिल जाती थी। देखिए बंदे की कीमत कितनी है, एक गाय जितनी। अब पहले ऐसे हुआ करते थे, किसी की कीमत कुछ भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन ऐसे ही, और जब भी हम कोई भी उपाय करवाते थे, पहले 27 मटके चलते पानी में जल प्रवाह, ये 47 के पहले की बात है। जब 47 के बाद में, जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब लोग गरीबी में आए तो मटके की ज़रूरत होती थी। और किताब में, लाल किताब में लिखा है कि 27 मटके चलते पानी में जल प्रवाहित करें लगातार 27 दिन, या 27 बुधवार, या 27 इकट्ठे। उनमें 27 में से कुछ टूटते थे, कुछ चलते थे। लोग वो मटका उठाते थे और अपने घर में लेकर जाते थे, उसमें पानी भर के पीते थे। जिसने मटके उठाए होते थे, वो जिसने घेरे होते थे, उसको
वहीं पर ही बैठ के फल मिलता था। आज बताइए मटके में पानी कौन पीता है? चलो बताइए मुझे। और आज भी वही 27 मटके वाला उपाय बताया जाता है लोगों को, भी ये मटके जल प्रवाहित कीजिए। हाँ, मैं भी ये करवाता हूं, लेकिन सिर्फ एक। वो किस लिए? वो मैंने अपने तरीके से बनाया है। खाली मटका बुद्ध, उसमें हवा गुरु। बुद्ध के बिना पूरी दुनिया में कुछ नहीं, गुरु के बिना पूरी दुनिया में कुछ नहीं। जब बुद्ध और गुरु मिल जाते हैं तो नुकसान किसका होता है पता है? गुरु चुप कर जाता है। उसको ठीक करने के लिए जब मटका छोड़ते हैं, वो घूम के जब नीचे बैठता उसमें पानी भर जाता है। उसको ठीक कौन करता है? चंद्र। चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए एक मटका और आपका बुद्ध और गुरु ठीक हो जाएगा। यह है साइंटिफिक रीजन। जब उस पर पानी भर जाएगा, ये नहीं कि उसको कोई उठाएगा घर में लेके जाएगा पानी पिएगा 27 मटके जल प्रवाहित। ऐसा कुछ नहीं है भाई। किताबों से निकलिए बाहर। हर बात के पीछे लॉजिक, हर बात के पीछे साइंटिफिक रीजन होता है मेरे हर उपाय में। आप जितने किताबों के उपाय करते हो सभी किताबों में रह गए। निकलिए किताबों से बाहर। मेरे उपाय पता कैसे होते हैं? चलो बता देता हूँ। मेरे उपाय ऐसे होते हैं, आपके दरवाजे में कौन सा पेंट है? ब्लैक पेंट है, उसको वाइट करवा दीजिए। आपका दरवाज़ा अंदर को खुलता है? नहीं भाई, बाहर को खुलना चाहिए। उसका जो क्या क्या कावले लगा रखे हैं वो कहाँ लगा रखे हैं? अंदर की ओर। उसको बाहर की ओर लगा दीजिए, वो बाहर को खुलेगा, आपके घर में लक्ष्मी आएगी। ऐसे हैं मेरे उपाय। ये नहीं कि आप इसको तोड़ दो, फड़ा दो, इसको ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोर क्लोजर लगा दो भाई। ये है मेरे उपाय, किसी किताब में नहीं लिखी ऐसी बातें। और प्रोफेसर साहब कुछ चीज़ें रह गई थी जो पिछले एपिसोड में। सवाल मेरा फिर से वही है कि जो मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं, कोई प्रिज्म दे देता है और कोई लाफिंग बुद्धा बेच रहा है, और कुछ ऐसे कॉइन्स जिनमें छेद है, कॉइन्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो वास्तु के साथ लिंक करते हैं। तो ये कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या ये ले लेनी चाहिए बाज़ार से अपना वास्तु से? लोगों ने चाइनीज़ को, जितना भी चाइना से माल आता है उसको वो लोग क्या करते हैं? पावर दे रहे हैं। फेंग शुई का सामान कुछ लोग करते हैं, फेंग शुई की बातें, लेकिन उसके पीछे रीज़न किसी को कुछ नहीं पता। वो सिक्का जो भी आता है वो मिट्टी का आता है, उतने कॉपर चढ़ाया होता है। जो कहते हैं मेंढक के मुंह में सिक्का दिया होता है, उसमें सिक्का ओरिजिनल नहीं होता। 3 पाँव वाला मेंढक, लाखिन बुद्धा। उसमें लाखिन बुद्धा कौन सा होना चाहिए ये पता ही नहीं आज तक किसी को। लेते हैं लाखिन बुद्धा हाथ खड़ा किए हुए हंसता हुआ। उसमें क्या होता है? वो उसे लोग खोखले होते हैं, उसके पीछे कुछ नहीं होता भीतर में। लोग पता कुछ नहीं होता साइंटिफिक रीजन, लेकिन ले आते हैं। आजकल मैंने बहुत से देखा है, कारों के पीछे एक पट्टी बना रखी है, उसके ऊपर लिखा होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। भाई ग्रीन रंग की पट्टी झंडियां लगा रखी हैं, उसमें कुछ लिखा होता है। उसके पीछे ये नहीं पता कि जो झंडे लगा रखे हैं वो ग्रीन कलर के हैं, और ग्रीन कलर किसका है? बुद्ध का। जितना भी ग्रीन कलर लगाओगे, जितना भी ग्रीन करते जाओगे, वो आपके लिए खोखला, अंदर से खोखले होते हैं वो बंदे। झंडा लगाना तो अपने घर के ऊपर लगाइए, वो भी केतु किस पोजीशन में बैठा है वो मैं बताऊंगा आपको। किसी को कुछ नहीं पता, जिसने जो बताया वो कर दिया। एक फेंग शुई का निशान आता था, एक ब्लैक और एक वाइट। जो वाइट में एक छोटा सा स्पॉट होता था ब्लैक कलर का, जो ब्लैक था उसमें छोटा सा स्पॉट होता था वाइट का। इक्वल बनाए जाते थे, ऐसे गोल बना होता था। उसका मतलब पता क्या है? किसी को नहीं पता। सबने बना रखे हैं, गले में लटका रखा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। उसका मतलब है दुनिया में जितने दुख हैं उतने सुख हैं, जितना ज्ञान है उतना ही अज्ञान है, और पूरे ज्ञान में जितने ज्ञान है अज्ञान में अज्ञान भी है। एक तिरंगा वो लगा रखा है, पूर्ण कोई भी नहीं है। और अज्ञान में एक ज्ञान वाला बंदा भी है, उसमें एक वाइट स्पॉट बना रखा है। उसका ये मतलब है, बस ऐसे गले में डालकर लोग भाग रहे हैं। ये फेंग शुई का निशान है। मुझे ये समझ नहीं आती, हिंदुस्तान से रेकी गई हुई चाइना गई, चाइना से लोग सीखने के लिए भाग रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, ऋषियों मुनियों की धरती हिंदुस्तान, ऋषियों मुनियों की धरती हमारा भारत,
और ऋषियों मुनियों की धरती, यहाँ से ज्ञान उठा, लोग बाहर जा रहे हैं सीखने के लिए। हालांकि सारा ज्ञान, पूरा ज्ञान हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के लोगों में है। जाइए नेपाल, कभी गए हो आप? लाइए पुरानी पोथियाँ, पढ़ी हैं आपने? मुझको पूछिए। जाइए काठमांडू, गए हो आप? जाइए, जितना ज्ञान जम्मू में है उतना पंजाब में नहीं है, जितना ज्ञान हिमाचल में है उतना दिल्ली में नहीं है। दिल्ली वाले बोलते हैं पंजाब में कुछ नहीं है। जितना पंजाब में सरहद में ज्ञान है उतना पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। सरहद में अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं जो गांव में बैठे हुए हैं सरहद के पास, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ओर से बैठे हुए हैं। सरहद में जितने भी गांव हैं, जो ज्ञान वहाँ छुपा है और कहीं भी नहीं है। मेरे से पूछिए, जो मैं घूमा हूँ कन्याकुमारी से लेकर लेह लद्दाख तक, और जो राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक मैं गया हूँ, मुझसे पूछिए कितने बड़े बड़े मंदिर देखे मैंने। ऐसे मंदिर देखे, उड़ीसा के मंदिर, जगन्नाथपुरी, कितनी दूर तक गया हूँ। ये मंदिर कैसे बनाए गए थे? वास्तु उन्हीं में से ही निकलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबों में वास्तु मिल जाए जी, घूमना ना पड़े, जाना ना पड़े। हम अपनी कहते हैं कि हम निकल नहीं सकते जी, हमारे पास समय नहीं है। पहले मेरे पास समय नहीं होता था, लेकिन निकला। आज 1 मिनट का समय नहीं है, जाना है, मैंने जाना है, जाना पर निकल नहीं सकता। लोग के दुख ही इतने हैं, मेरे को खुद को मेरी आंखें नम हो जाती हैं। 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है मेरी, 1 दिन की भी। सोचा है आपने कि 1 दिन की जब भी फोन लगाओ हाजिर? कभी सोचा है आपने? ये नहीं कि मेरे को पैसा कमाना है, ये है कि दुख दूर करने बाकी हैं। अभी बहुत बाकी है। यही 5 साल काम करना है। अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वास्तु एक ऐसा इंसान है जिसको कोई समझ ही नहीं पाया। ज्ञान इतना बड़ा है जिसको कोई जान ही नहीं पाया। हाँ, पिरामिड लगा देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। उनमें से क्या है पता है आपको? मैं फिर दोबारा से बताता हूँ। अगर पिरामिड काम करते तो इजिप्ट में जो पिरामिड बने हुए हैं बड़े बड़े, पूरी दुनिया में वो सबसे अमीर देश होता। तो फिर इजिप्ट तो वीरान हो चुका है, तो पिरामिड जहाँ पे लगाते हो वो वीरान नहीं होगा। बहुत कुछ, बहुत ज्ञान बताना बाकी है, अभी तक लोगों को समझाना बाकी है। लेकिन हम ऐड देखते हैं, कहते हैं ये लगी हुई दुकानें लगी हुई हैं, यहीं से उठाओ लगा लो घर में। बिना सोचे समझे हम चीज़ें लगाते हैं। रोड आई है, रेता भर भर के दे रहे हैं आप सबको, आप लगा रहे हो। रोड कौन सी लगानी चाहिए ये किसी को नहीं पता। हाँ, हमने किया, हमने सब कुछ किया, वो ठीक हुआ। इलेक्ट्रिकल किया, चलो बहुत कुछ। अभी मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन समझ आपकी है भाई, कहाँ जा रहे हो। मैं कहता हूँ मेरे पास भी मत आइए, मेरे पास भी ज्ञान नहीं है भाई, ज्योतिष मेरे पास भी नहीं है। मैं तो सीख रहा हूँ, और जितना सीख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ घर बैठे। मेरी कोशिश यही होगी कि घर बैठे ही आपका वास्तु ठीक किया जाए। जैसा कि आज इन्होंने बहुत कठिन सवाल पूछा था, 3 दरवाजे अगर आप एक लाइन में हों तो उसका हल क्या है? किसी के पास नहीं है। उसका हल किताबों में लिखा हुआ है, किसी के पास कुछ नहीं है। एक डोर क्लोजर लगा दिए बीच के दरवाजे में, एक बंद रहेगा, 3 दरवाजों का दोष खत्म हो जाएगा। क्योंकि 3 दरवाजों का दोष तब लगता है जो 3 दरवाजे खुले हों, जब बंद हो फिर दोष खत्म हो जाता है। एक दरवाजा बीच का बंद कर दीजिए। अगर 4 लगे हैं तो दोनों में डोर क्लोजर लगा दीजिए, 2 बंद रहेंगे, एक खुलेगा वो बंद होगा, वो खुलेगा वो बंद होगा, तो भी बंद रहेंगे। इतने आसान उपाय बनाने पड़ते हैं। वो कब बनाओगे? जब आपका माइंड लोगों का भला करने में होगा, जब आपका दिमाग ये होगा कि मैंने भला करना है। मैं जब भी सोता हूं मुझे ऐसे आइडिया आते रहते हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि मेरे अभी बहुत सी बीमारियां हैं जो मैं ठीक नहीं कर पा रहा, मैंने करनी है, मैंने ठान लिया है ये सारी बीमारियों को ढूंढूंगा, लेकिन अभी बहुत बाकी है। ढूंढ रहा हूं, चल रहा हूं। वास्तु आपकी बीमारियां देता है जब आपका नॉर्थ वेस्ट
खराब होता है, नॉर्थ ईस्ट खराब होता है, साउथ ईस्ट खराब होता है, साउथ वेस्ट खराब होता है, आपकी डायरेक्शनें खराब होती हैं, ब्रह्म स्थान खराब होता है। कौन सी बीमारी लगती है पता है आपको? पेट की बीमारियां जब ब्रह्म स्थान खराब होता है। चलो एक योग के बारे में बता दिया आपको। जब भी कभी कोई भी चीज खराब होती है तो आपके घर में वो दोष होता है, मंगल कार्य नहीं हो रहे, रिश्तेदार आपके साथ नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल कार्य का कारका है मंगल, मंगल बद। मंगल क्या है? रिश्ते नाते। मंगल क्या है? आपके लोग। मंगल क्या है? दोस्त मित्र। वो सभी आपके साथ बिगड़े हुए हैं। दोष बहुत छोटे होते हैं, ग्रह बहुत आसान होता है ठीक करना, लेकिन आज छोटे छोटे उपाय से हम ठीक नहीं करते। आपने अभी प्रोफेसर साहब उपाय की बात छेड़ी है, आपने भले की बात छेड़ी है, और सभी जानते हैं कि जो लोग आपके पास आते हैं वो भला किसी ना किसी फॉर्म में लेके जाते हैं। किसी से फीस आती है, किसी से नहीं आती है, बात वो नहीं है। लेकिन अभी इस शो से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं आपके बताए हुए उपाय करते हैं गलत तरीके से। या फिर हम ये कह दें कि आप इस शो पे उपाय बताए ही मत कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा यही है अगर सही से नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं करें। तो इसका क्या हल है? आप लोगों को बताइए कि एक तो हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये एपिसोड देख रहे हैं आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा, आपकी सोच गलत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है जहाँ पे आप चूक जाते हैं वो ये है, या तो आप अच्छे से सुनते नहीं हैं और या फिर आप कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर साहब इस बारे में बताइए प्लीज़ आप कुछ। मेरी बातें बहुत डीपली होती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जो इंसान कहते हैं हम 3 दफ़ा रिपीट प्रोग्राम देखते हैं आपका, बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है लोग कहते हैं 10 दफ़ा आपका प्रोग्राम है, उसमें से जो गहरी बातें वो समझने को मिलती हैं। लेकिन जब मैं कोई बात बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनने के बाद कीजिए। ये उपाय जब गलत होता है तो बताऊँ क्या गलत होता है? सुनिए ध्यान से, सभी सुनिए। जिसका शनिदेव 11वें घर में होता है, कहते हैं लल्लू करे कवलियाँ रबसदियाँ पावे, यानी कि इतना बढ़िया होता है। पंजाबी की कहावत है ये। जिसका शनिदेव 7वें घर में होता है, कहते हैं पैसा पानी की तरह आता है जाता है नहीं। जिसका शनिदेव 10वें घर में होता है, खाने पीने के बावजूद भी पैसा बहुत रहता है। ऐसे इंसानों को उड़द की दाल दान नहीं करनी चाहिए। अब बताइए मुझे, आपका शनिदेव कहाँ बैठा था? और जैसा कि मैंने बता दिया कोर्ट केस चल रहा है, इसका मतलब अष्टम में शनिदेव आया या अष्टम में राहु आया। उसका उपाय 800 ग्राम चने की दाल या 800 ग्राम काले माँ या 800 ग्राम कच्चा कोला या 800 ग्राम जौन चलते पानी में जल प्रवाहित करें। आपने देख लिया अष्टम में राहु, यानी कि 8 नंबर राशि में राहु। अष्टम घर होता है हिडन। हिडन में आपको घरों के बारे में समझाऊंगा, फिर आप करना। ऐसे घर में बैठे उपाय मत करना। हाँ, जो मैं उपाय बताता हूँ, वाइट कपड़े पहनिए, पूरी दुनिया पहन सकती है। जो मैं उपाय बताता हूँ, वाइट हाउस को कर लीजिए, अपने घर को पूरा वाइट कर लीजिए, पूरी दुनिया कर सकती है। जो मैं उपाय बताता हूँ, अपने बेडरूम को वाइट कीजिए, वो पूरी दुनिया कर सकती है। जो मैं बताता हूँ, अपने बेडरूम को साफ सुथरा रखिए, पूरी दुनिया कर सकती है। जो मैं बताता हूँ, छत को साफ सुथरा रखिए, वो पूरी दुनिया कर सकती है। जो मैं बताता हूँ, जोत बंद कीजिए, पूरी दुनिया कर सकती है, कीजिए। जो मैं बताता हूँ, आपने तुलसी नहीं रखनी, घर पे नहीं रखनी, मंदिरों में रखिए। जो मैं बताता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं बताता रहता हूँ, लेकिन थक जाता हूँ। फिर भी आके पूछते हैं प्रोफेसर साहब जोत हम बंद करें या ना करें? पता नहीं जोत के साथ इतना प्यार क्यों करते हैं। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा जोत जलाकर भगवान का नाम ले, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। हाँ, ये जरूर लिखा है अंदर की जोत जलाएं फिर भगवान का नाम लें। जब अंदर की जोत जल जाएगी तो भगवान प्रगट ही हो जाएंगे। अंदर की जोत जलाइए, ना कि देसी घी की जोत जलाइए। मैंने एक दफ़ा बोला कि मैं पानी अपने पास रखिए, पॉजिटिविटी मेरी लिए। बहुत से संत लगे हुए हैं जो भाषण देते हैं, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो भाषण देते हैं। किसी ने बोल दिया
अगर पानी से पॉजिटिविटी आती तो सभी दुनिया पानी पी पी के ना जाती। मन लगा कर सुनिए तो आपको अंदर आ जाएगा, बात अंदर आ जाएगी, पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो मैं जवाब देता हूँ इसका, बहुत दुनिया ध्यान से सुनिए। जब हम मन ही लग जाए तो फिर क्या चीज़ है, क्या करना पानी, क्या करना कुछ। मेन बात ही तो मन की है। 10,000 जिज्ञासु बैठे हों तो मन सिर्फ 2 इंसान को लगता है। ध्यान हमेशा भटकता रहता है। जिसका मन लग जाए उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मन लगाने के लिए ही, जैसा कि बहुत से संतों ने कहा है कि कहते हैं शुद्ध होकर नहा धोकर गुरुद्वारा मंदिर में जाए, धार्मिक स्थान पे। कुछ संत कहते हैं अरे भाई धार्मिक स्थान पे जाओगे तभी तो मन शुद्ध होगा, ऐसे कैसे चले जाए, बिना शुद्ध करके कैसे चले जाए। इसके ऊपर गाथा बनती है, सुनाता हूँ, सुनिए। एक हबशी था। हबशी क्या कर रहा था, वो बेचारा देखता था चर्च में वाइट वाइट कपड़े डाल के लोग जाते हैं। वो बेचारा दिहाड़ी करता था, उसके हाथ कई, वो रोज़ देखता था बाहर, उसने अपना जो कई कुलाड़ा जो भी होता है वहाँ मजदूरी करने जाता था। वाइट वाइट इंसान जाते हैं और वाइट वाइट साफ़ सुथरे बंदे बाहर आते हैं। कहता कितनी बढ़िया, भगवान इसका कितना बढ़िया होगा, मैं देखने जाता हूँ। वो एक दिन गया, वो कहता सामने पादरी खड़ा था, क्या करने आया बाहर से ही। अरे मैंने भगवान को देखना, आपका भगवान कितना अच्छा है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। अरे पहले शुद्ध हो के आ, नहा धो के आ, ये कैसे ऐसे देखने आ गया। कहता शुद्ध कैसे होना है, नहा धो। कहता मन साफ करके आ पहले। अच्छा कैसे करना, पहले घर में जाके भगवान का नाम ले फिर आना मेरे पास। ऐसे कैसे नहीं आना का, पहले भगवान का नाम ले घर में जाके, जब भगवान मिल जाए फिर भगवान को देखने आना। वो बेचारा भोला था, उसने कहा चलो आज शुद्ध होके आते हैं। वो घर में बैठ गया, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, कुल्हाड़ी फेंक दी और भगवान का नाम लेने लगा। जो सच्चा बंदा था, दिल का साफ था, 24 घंटे में, 48 घंटे में पता नहीं लगा कहाँ सुरत लग गई। 3-4 दिन के बाद भगवान प्रकट हुए। बता भाई तू क्या करना चाहता है, क्या चाहिए तेरे को, मांग, तू क्या मांगना चाहता है। कहता है मैं चर्च के दर्शन करना चाहता हूँ। कहता है, भगवान कहता है 4 लाख साल हो गए उन्होंने मेरे को चर्च में जाने नहीं दिया, तेरे को कहाँ जाने देंगे, छोड़, सब कुछ ही तेरे को मिल गया, जाने दे। भगवान ने खुद उस इंसान को बोला मुझे 4 लाख साल हो गए, मुझे नहीं अंदर जाने दिया, तेरे को कहाँ जाने देंगे। इसी तरीके से जो गरीब बंदे होते हैं ना, उसके भीतर में भगवान होता है। जो बड़े बड़े पादरी, मंदिरों के बड़े बड़े मंदिर, उसको जाने नहीं देते किसी गरीब को अंदर। है बाहर बैठ, प्रसाद बाहर ही मिल जाता है, बाहर बैठ, आपको बाहर ही मिल जाएगा सब कुछ। भगवान को तो अंदर जाने नहीं देते, फिर भगवान अंदर कहाँ। इसी तरीके से वो सच्चा इंसान था, उसको भगवान घर में ही मिल गया। आजकल सच्ची दुनिया नहीं है भाई। आजकल धार्मिक स्थान पे जाओगे तभी तो मन शुद्ध होगा। इसलिए ऐसे नहीं कि मन शुद्ध करके आइए, तभी तो मैं बताता हूं। फिर क्या हुआ, एक दिन पादरी बोला, वो बड़ा शांत माहौल में जा रहा था, कुल्हाड़ी पकड़ी अपनी मस्ती में गाना गाता जा रहा था। पादरी ने बोला वो तू आया नहीं दोबारा। कहता अब मेरे को आने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप जब जाओगे तभी तो मन शुद्ध होगा। मन कैसे लग जाएगा, तभी तो मैं पानी पिलाता हूं, पहले पानी पीजिए ताकि मन एकाग्रचित हो जाए, ताकि मन जुड़ जाए आपका। ये नहीं कि मन साफ लगा के सुनिए, सुन नहीं सकता। सुनना सबसे ज़्यादा कठिन है। मेरी बातें फिर धार्मिक की ओर चलेगी। एपिसोड हमारा वास्तु का था, इसलिए मेरी बातें आगे की आगे गाथाएं और कहानियों में चली जाती हैं। तो जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे, और यही मकसद है हमारे इस एपिसोड का, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ का। सीक्रेट्स को सीक्रेट्स नहीं रखना है, उनको हमें, उनके सॉल्यूशंस को हमें मुकम्मल करना है। और जब वो पूरे हो जाएंगे, जब सब कुछ सुखद हो जाएगा, तभी इस प्रोग्राम का जो मेन टारगेट है वो सॉल्व होगा। तो इन्हीं सॉल्यूशंस के लिए, प्रोफेसर साहब से मिलने के लिए नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर आपको कॉल करना है और अपॉइंटमेंट लेनी है। और आपको ये भी बता दूं कि थोड़ी सी वेटिंग चल रही है, लेकिन
हमेशा यही कहती हूँ कि ज़िंदगी ने जब दुख दिए हैं, इतना इंतज़ार कर लिया है, भोग रहे हो, वहाँ कुछ दिन, हफ्ता, 10 दिन या 2 दिन, कितने भी दिन इंतज़ार करना पड़ेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, और उस वक्त के दरमियान भी शायद कुछ अच्छा ही होने वाला हो। इसी नोट पे इस प्रोग्राम को विराम देते हैं। धन्यवाद।